का कंसेप्ट आप बताओ हो कि रुपये का इतना बड़ा फ्रॉड होया है, तो इस फ्रॉड न गांव देहात का आदमी जो वो समझ नहीं पाता, जो किसान मजदूर है वो समझ नहीं पाता, या फिर जो पढ़े लिखे हैं वो ही समझ पावा कि भाई ये इतना स्टैंडर्ड है, ये मापक है। इस देसी हिसाब से समझाओ ना कि भाई फ्रॉड किस तरीके से है। देखो, देसी हिसाब की तो बात ये है कि इसके अंदर हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि आपको एक बात समझनी पड़ेगी। रुपया असल में आपको क्या लगता है कि रुपया क्या है? आपको क्या लगता है कि रुपया क्या चीज है? रुपया एक आदान प्रदान का माध्यम है। नहीं, आदान प्रदान का माध्यम नहीं है। हाँ। रुपये को आप कभी किसी से आदान प्रदान नहीं करते हो। हाँ। आप हमेशा कीमत, आप किसी वस्तु का आदान प्रदान करते हो। नहीं होता तो रुपये के हिसाब ना जी ना, आदान प्रदान वस्तु का होता है। रुपया तो माध्यम है उस आदान प्रदान का, तो विनिमय का साधन इसको बोलेंगे। मैंने वस्तु का आदान प्रदान का माध्यम तो बताया। हाँ, मतलब वो विनिमय का साधन, आदान प्रदान का माध्यम नहीं है, वस्तुओं के आदान प्रदान का। यानी हम पैसे को लेन देन नहीं करते हैं, हम वस्तु का लेन देन करते हैं। हम किसी भी चीज को जब किसी व्यक्ति को देते हैं तो वो हमारा धन होता है। यानी कि आपने खेत में अन्न उगाया या कोई आपने डांगर था और उसने दूध देना चालू किया, तो वो दूध जो है वो सेहत बढ़ाता है, तो सेहत भी अपने आप में धन है। या हमने जो सेहत अपनी कमा रखी है उसका अपना टाइम आपको दें, आपके घर पे मेहनत करें, हम मजदूरी करें, तो मैंने अपनी ऊर्जा आपको दी। ऊर्जा मतलब धन। तो धन के बदले में ही धन दिया जाएगा। तो या तो काम के बदले कोई सामान दे दो, या सामान के बदले कोई दूसरा सामान दे दो, अनाज के बदले दाल दे दो, दाल के बदले काम कर दो, बाल काट दो, मतलब दूसरा काम कर दो, कुछ भी कर दो। यानी काम के बदले ही काम या धन के बदले ही धन मिलेगा। ऐसा तो नहीं होता कि कबाड़ के बदले धन ले लो आप मेरा। मान लो मैं आपको धन दूं, अनाज दे दूं या मजूरी दे दूं, और आप मेरे को कबाड़ दे दो घर से उठा के, तो ये न्याय है अन्याय है? अन्याय ही है, तो अन्याय कहलाएगा। यानी कि फिर लोगों ने सोचा कि यार अनाज के बदले अनाज देते हैं ना, तो इसमें गड़बड़ हो जाती है। कभी किसी ने 1 साल मेहनत करी है, किसी ने 10 दिन की मेहनत में उसका कंपैरिजन कर लिया, तो इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं, तो एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं, और उस स्टैंडर्ड के मुकाबले ही हम किसी भी वस्तु की कीमत को तय करेंगे। ठीक है। तो वस्तु की कीमत तय करने का एक माध्यम बनाया, उसी को मूल्य का मापक बना दिया, रुपये को। रुपया पहले ये रुपया नहीं था जिसको अभी अंग्रेज रुपया बोलते हैं, ये पहले दमड़ी, कौड़ी, ये सब में चलता था। रुपया असल में किसी वस्तु के मूल्य का मापक है, और मापक कभी भी बदलता नहीं, मतलब मापक का कोई ना कोई मानक होता है, और मानक कभी नहीं बदलता है। अच्छा। तो एक ऐसी चीज चाहिए थी रुपये के मानक के लिए जिसका कभी भी डिग्रेडेशन ना होता हो, जो कभी खराब ना होती हो, ठीक है, जो कभी टूटती ना हो, अपने आप रखी रखी, और वैल्यू उसकी घटती ना हो। जैसे रुपया है, ये नोट है, ये तो रखे रखे गड़ जाएंगे, तो ये रुपया नहीं हो सकता। फिर दूसरी चीज है, उस पर जंग लग जाएगा, वो रुपया नहीं हो सकता। तो रुपया होगा असल में ऐसी चीज जिसका कभी भी मानक, मतलब जो कभी घटे बढ़े ना। इसके लिए उन्होंने, जो हमारे पुरखों ने, एक धातु ढूंढी जो उनको मिली हुई थी पहले से ही, और उसी में वो ट्रेडिंग करते थे पहले। अच्छा। और वो था गोल्ड, सोना। किसी भी चीज की कीमत सोने के मुकाबले ही देखी जाती थी, तय होती थी, तो वो सोने में कारोबार होता था। हम लोग अगर अनाज भी देते थे दूसरे देशों को, पटसन देते थे, चावल और मतलब चना देते थे, दालें देते थे, वो सब के सब जो हैं वो 1860 की भी अगर मैं बात करूं तो भारत की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में काउंट होती थी, पहली और दूसरी। यानी हमारी जो कंपटीशन है वो चाइना के साथ रहा है। बाकी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसकी इकोनॉमी इस लेवल पे रही हो। पूरी दुनिया का एक्सपोर्ट जो है वो एक तरफ, और अकेला भारत का एक्सपोर्ट एक तरफ। 48% एक्सपोर्ट जो है वो अकेला भारत करता था। अकेला भारत करता था 1860 तक। जिसको आप भारत को गरीब कहते हैं ना, ये कुछ लोग ना जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं ये बताते हैं, ये मैं वो आंकड़ा दे रहा हूं जिनको मैं चोर कह रहा हूं। यानी कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, यूनाइटेड नेशंस हैं, उन्होंने पूरा लूटा है इस देश को, और उसके अंदर जो लोग बैठे हैं उन्होंने, उनके पुरखों ने हमारे पुरखों को खूब लूटा है। उसके बावजूद अगर ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में इंडिया आई थी, तो मैं उसकी लूट के 250 साल बाद की बात कर रहा हूं, 1860 में, जब आईपीसी आ रहा है। हमारी लूट को कानूनी रूप दिया 1860 के आईपीसी, और फिर ये जो पुलिस कानून आए 1861 के, इन सब ने। तो 1860 में भी हम
48% पूरी दुनिया के व्यापार का हम कर रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ते बढ़ते जब रुपए की का मानक जो है वो शेरशाह सूरी लिख कर गया, उससे पहले किसी ने लिखा नहीं था, क्योंकि जो जबानी का लिखित इतिहास स्टार्ट होता है शेरशाह सूरी के राज से, ठीक है, उससे पहले किसी ने लिखा नहीं, वो जैसे था वैसे चल रहा था। शेरशाह सूरी के राज में चेक चले थे, लिखित यानी रुपए का मानक, चेक नहीं मानक, पर्चियां, हाँ। पर्चियां जो है ना कि रुपया का मानक ये है, यानी कि आप जब किसी को 11.664 ग्राम चांदी है उसको 1 रुपया बोलेंगे, और बाद में इसका जो नाम बदल दिया कि 10 रुपए मिलकर एक मोहर बनेगी, 10 रुपए की एक मोहर बनती थी। बाद में अंग्रेजों ने लूट जब लिखित, क्योंकि जब भी लिखित कुछ भी किया जाता है ना, आपको इस बात को ध्यान देना होगा, जब तक पंचायतों में मौखिक फैसले होते रहे और लोगों ने मौखिक फैसलों को मानना शुरू किया, तब तक समाज बिगड़ा नहीं। जबान की वैल्यू, एक आदमी ने कह दिया तो कह दिया, क्योंकि जबान से जब आप वैल्यू करते हो तो आप प्रकृति के नियमों के हिसाब से चलते हो। जब आप लिखित चलते हो तो फिर आप इन अंग्रेजों के जाल में फंस जाते हो। ये जो लीगलीज जो लोग हैं, लीगलीज भाषा में लिखते हैं, जो लीगल जो लिखा हुआ है, एक लॉफुल होता है, एक लीगल होता है। जो लीगल जो भाषा है वो समुद्री लुटेरों की है। ये रॉथस्चाइल्ड रॉकफेलर फैमिली है ना, इनके पुरखे समुद्री लुटेरे हुआ करते थे, तो उन्होंने ये लीगलीज बनाई थी लोगों को फंसाने के लिए, और उसी के लिए संविधान बनाए थे ताकि लूप होल में ये बचे रहें और हम फंसते रहें, आम जनता फंसती रहे और ये जो चोर हैं ये बच के निकलते रहें। उसी के लिए ये सब बने थे, उसमें हमारे ही लोगों का सहारा लेकर के ये सब किया जाता है। लेकिन मोटे तौर पे जो मेन बात है वो उस रुपए पे आते हैं। अब हम बाद में जितने भी चेंज हुए हों, सबसे मेन बात जो आपको याद रखनी है, पूरी दुनिया में जब भी आप किसी को समझाने जाओ तो आप सबसे मेन बात एक कहोगे कि भाई किसी भी वस्तु के, किसी भी मापक का कोई मानक अगर एक बार बन गया, पहली बात वो पूरी दुनिया के लिए मान्य होगा, दूसरी बात उसमें दुनिया की कोई सरकार या कोई व्यक्ति कभी भी चेंज नहीं कर सकता, कभी भी नहीं, क्योंकि वो यूनिवर्सल लॉ के खिलाफ हो जाएगा, यूनिवर्सल नियम के खिलाफ हो जाएगा, उसके खिलाफ आप कभी जा नहीं, सिद्धांत के खिलाफ आप नहीं जा सकते, आप कितनी बड़ी सरकार हो। तो आज तक भी रुपए के मानक को एक बार छेड़ करके दोबारा नहीं छेड़ा गया। अच्छा, एक बार छेड़ा गया? हाँ, एक बार छेड़ा गया। उस वक्त भी बहुत मारकाट मची थी कोलकाता के अंदर, क्योंकि उस वक्त कलकत्ता राजधानी थी। उस वक्त उन्होंने जब छेड़ा सारा कुछ, ये कौन से सन की बात है? 1882 में। और उस वक्त कलकत्ता में दमनकारी नीतियों से बहुत लोग मार दिए थे कुचल कर अंग्रेजों की सरकार ने। तो वो एक इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि देश के लोगों को पता चल जाएगा कि रुपए का मानक छेड़ा जा रहा है, उन्होंने छेड़ा नहीं, तो बाकी के नियम धीरे धीरे चेंज कर दिए, लेकिन मानक को इन्होंने छेड़ा नहीं, मानक वही रखा। अभी मानक वही रखा, तो फिर उन्होंने सोचा कि रुपए को तो आप छेड़ नहीं पाओगे क्योंकि तो सिद्धांतिक है। फिर क्या किया जाए, तो उन्होंने रुपए के बराबर रुपए का नोट निकाल दिया। अच्छा, मतलब एक तो रुपया का नोट है और एक बाकी के नोट है, 2 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। 1 रुपए के नोट पे भारत सरकार लिखा होता है, वो भारत के लोगों की कमाई है, ठीक है। बाकी के सारे नोटों पर बैंक लिखा होता है, भारतीय रिजर्व बैंक, वो रिजर्व बैंक का है। तो रिजर्व बैंक जब नोट छापता है तो रुपए की कीमत के बराबर का नोट छापता है, ठीक है बात। इसमें तो अंग्रेजी नहीं है। नोट की कीमत और 1 रुपए की नोट की कीमत बराबर, और मान लो एक एक करके 10 नोट हैं तो 10 रुपए हो गए, तो 10 रुपए या 10 रुपए का नोट, दोनों की कीमत बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर आता है इस चोरी का भांडाफोड़ आपको करना है, और ये आने वाले वक्त में जनता सरकार मोर्चा बखूबी करने वाला है। 24 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम में हम लोगों ने जो सेमिनार रखा है, वहां इसके संबंध में मैं जितनी बात बता रहा हूं, इनके सबूत आरबीआई ने खुद लिख कर दिए है, उन सबूतों वाली किताब की लॉन्चिंग भी है। अच्छा, हाँ, मतलब किताब तो जिस भी भाई का कर्जा कितना ही भी हो वो उसमें आएगा तो उसको पूरा खेल समझ में वहां आएगा। रुपये का कंसेप्ट भी आप समझाओगे, रुपये का खेल समझाओगे, ठीक है, ठीक है। तो वहां तो खुद वर्मा जी आएंगे जिन्होंने इसके ऊपर अच्छी रिसर्च किया, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया। 1-1 रुपए के 10 नोट, मैं इसको 10 नहीं 15 नोट कर पे ले आता हूँ, ठीक है। 1-1 रुपए के 15 नोट और 15 रुपए का नोट, एक 10 का एक 5 का, मैं इसको 15 का नोट बोल देता हूँ, ठीक है ना। मतलब इसको एक साइड तो 15 नोट है 1-1 रुपए के, हाँ, एक साइड 5 का है, एक 10 का है, या 15 का नोट एक ले लो, 15 का नोट, या ऐसे कर लो आप कि भाई एक तरफ तो
15 रुपए 60 कर लेते हैं रुपए आप, एक तरफ 60 रुपए है और एक तरफ 60 रुपए के नोट है, ठीक है, तो दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अब 60 रुपए क्या क्या हो सकते हैं? 60 रुपए हो सकते हैं कागज के नोट, 60 रुपए हो सकते हैं सिक्के, वो जो लोहे का अपने को आजकल मिलता है वो, 60 रुपए हो सकते हैं चांदी का सिक्का जिसमें 50% मिलावट है 1930 के बाद वाला, और 60 रुपए हो सकते हैं चांदी का ही सिक्का जो 1835 से पहले का है, 1935 से पहले का है, जिसमें 90% चांदी है, 92% चांदी है। तो यानी कि एक हो गया 92% चांदी वाला 60 रुपया, एक हो गया 50% चांदी वाला 60 रुपया, एक हो गया लोहे वाले 60 रुपए, एक हो गए कागज वाले 60 रुपए, और एक हो गए बैंक के नोट 60 रुपए। ठीक है, वो 60 रुपए के नोट हैं, वो 60 रुपए हैं। अब इनमें से मुझे असली 60 रुपए कौन से हैं ये बताओ, क्योंकि कानून ये कहता है, सिद्धांत ये कहता है कि सबकी परचेजिंग पावर बराबर होनी चाहिए, सबकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अगर वो चांदी के सिक्के आजकल किसी के पास नहीं मिलते हैं तो वो कहीं भी चलने नहीं चाहिए, नहीं चलने चाहिए फिर तो, ठीक है। कहां पर भाई, चलो उसमें तो चांदी है, चांदी बेच कर तो सामान आ जाओगा, कई लोग नो कैश का, इसका मतलब बैंक में नहीं चलने चाहिए। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो चांदी का जो सिक्का है वो 60 रुपए, जो 90% चांदी वाले, वो लेके जाओ बैंक में, बैंक लिखता है 60 रुपए। 50% चांदी वाले लेके जाओगे वो भी लिखता है 60 रुपए, लोहे वाले लेके जाओगे तो भी लिखेगा 60 रुपए, और वो वाले लिख के जाएगा वो भी 60 रुपए, और ये वाले लेके जाओगे तो भी 60 रुपए, ठीक है। इसका मतलब सबकी वैल्यू 60 रुपए है। अब परचेजिंग पावर पे आ जाते हैं कि इस 60 रुपए में कितना सामान खरीदा जा सकता है। ठीक है, मैं ले लेता हूँ 20 रुपए किलो गेहूं का रेट, ठीक है, ठीक है। 20 रुपए किलो गेहूं के रेट में ये जो नोट है इनमें 3 किलो गेहूं मिलेगा, इस वाले में 3 किलो गेहूं मिलेगा, दूसरा लोहे वाले में 3 किलो गेहूं मिलेगा, 50% चांदी वाले में, उसमें तो ज्यादा मिलेगा, उसमें मिलेगा करीब 60 किलो गेहूं, 60 किलो, हाँ, ठीक है। फिर जो जिसमें 90% चांदी है उसमें मिलेगा 1.25 क्विंटल गेहूं, डेट डबल हो जाएगा सीधा सीधा। यानी कि इस वाले 60 में मिल रहा है कितना गेहूं, 3 किलो, वहां मिल रहा है 120 किलो, कितने रुपए का फर्क हो गया? ये तो 40 गुना का हो गया, 40 गुना की लूट। लेकिन ये 40 गुना की लूट नहीं है, वो तो गेहूं का रेट ही गलत लिया गया है, इसीलिए ये रेट में फर्क है। यदि आप इस वैल्यू को तरीके से लिया जाए रुपए में, एक जो चांदी का रुपया है, अच्छा, वो जो चांदी का 1 रुपया है, वो जो 90% वाला, उसको बाजार में लेने जाओ, आज लगभग 1000 रुपए के नोटों के बराबर मिलता है। ये जो इधर नोट रखे हैं 1000 का मिलता है। इसका मतलब जब उस चांदी वाले रुपए को आप बैंक में जमा कराओगे तो आपको मिलेगा 1 रुपया, मतलब मैं 60 लेके जाता हूँ, मिलेगा 60 रुपया। अब अगर मैं इसको बाजार में लेके जाता, अच्छा, जब वापस लेने लगोगे बैंक से तो 60 रुपए ये वाले मिलेंगे, जमा कराए थे चांदी वाला, और मिलेगा ये वाला नोट। अब इसी 60 रुपए को यदि आप बाजार में सुनार के पास चले जाओ तो 60,000 के ये वाले नोट देगा, 60 रुपए के 60,000 मिलेगा, तो उनके बदले में 60,000 रुपए, ठीक है। अगर आप उस चांदी वाले रुपए को ही असली रुपया मानने लग जाओ तो आपके साथ बैंक में एक बार ट्रांजैक्शन में 1000 गुना की लूट हो रही है, 1 रुपए के साथ। यानी कि 1000 रुपए में ये 1000 रुपए के नोट हमारा चांदी का 1 रुपया बन रहा है, ठीक है। अब मैं चांदी का 1 रुपया बन रहा है, मैंने बोला, लेकिन बैंक तो कह रहा है कि चांदी का रुपया और लोहे का रुपया बराबर है, क्योंकि रुपया 2 नहीं हो सकते, रुपया 1 ही होगा। और हमने यार भी से पूछ लिया, अगर असली कौन सा, सारे सिक्के सोने के या फिर चांदी के बनाए जाएं, फिर बात ठीक हो। मैं अभी आगे आओ ना भाई, अभी इस पे आते हैं। अभी बैंक से जब हमने पूछा ना कि इन दोनों में से असली कौन सा रुपया है, चांदी का या वो, तो बैंक ने बोला असली नकली का कोई चक्कर नहीं है, जो उस पे मान लिखा है वही उसकी वैल्यू है, क्योंकि रुपया ये नहीं है जो आप कह रहे हो। जिस तरह 1 किलो का कोई बाट है, अच्छा, वो लोहे का हो चाहे सोने का हो, तो धातु से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1000 ग्राम उसमें वजन है, हाँ, तो फिर वो 1 किलो माना जाएगा। 1 किलो का मतलब वो चांदी लोहा पत्थर नहीं है, 1 किलो का मतलब वजन है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। इसी तरह से जो ये रुपया है ना, ये रुपया वो धातु नहीं है, वो जो पकड़ा हुआ है वो नहीं है, इसका मानक रुपया है। फिर मानक पूछा हमने कि मानक क्या है रुपए का? मानक पता चला कि 15 रुपए की एक मोहर मानक है,
और एक मोहर में होता है 1 तोला सोना। अच्छा, मतलब 15 रुपए बराबर 1 तोला सोना। 1 तोला मतलब 11 ग्राम 664 मिलीग्राम। तो जब 1 रुपए में डिवाइड करते हैं, 15 से डिवाइड करते हैं जब 11.6 ग्राम को, तो 1 रुपए में मिलता है 777 मिलीग्राम गोल्ड। 777 मिलीग्राम सोना। हाँ, 1 रुपए में। 1 रुपए में ये मानक मिला हमको। कागज मिल गए, कागज मिल गए तो गेम पता चल गया। और जो 777 मिलीग्राम अच्छा, सोना कागज है आपके पास? अरे है ना, तो किताब की लॉन्चिंग वही तो करे हैं। अच्छा। जो 777 मिलीग्राम सोना है, वो 777 मिलीग्राम सोना, ये जो नोट लेने जाओगे ना, इनके 6300 में मिलते हैं आजकल, लगभग 6000 रुपए में। यानी कि जो हम मेहनत करके जमीन का जो अनाज पैदा करते हैं ना, हम भारत के लोग भारत का रुपया कमाते हैं। तो जब हम बैंक में जमा करते हैं तो रुपया जमा करते हैं, यानी 1 रुपया जब बैंक में जमा करते हैं तो असल में हम 777 मिलीग्राम सोना जमा करते हैं। और जब हमें मिलता है तो जब हम 6300 रुपए जमा कर देते हैं तब हमको 1 रुपए के बराबर का सोना मिलता है। यानी आपकी एक ट्रांजैक्शन में, बैंकों के साथ एक ट्रांजैक्शन में 6300 गुना मतलब की जब लूट हो रही दे है। रहे हैं बैंक को तो 777 मिलीग्राम सोना दे रहे हैं, 1 रुपया अगर बैंक में जमा करा दिया हाँ, तो। लेकिन जब ले रहे हैं तो 6000 रुपए, यानी कि हम जब 6000 जमा करते हैं, 6000 जमा करते हैं तो तब 777 मिलीग्राम सोना मिल रहा है। हाँ, नहीं और बैंक में जब हम 1 रुपया जमा करते हैं तो 770 मिलीग्राम सोना जमा करते हैं, ठीक है, अपनी कमाई। बैंक जब हमको देता है तो मैं 6300 रुपए के नोट उसके बराबर बनते हैं। यानी कि हमारा 1 रुपया और बैंक के 6300 रुपए के नोट बराबर हैं। अच्छा, तो फिर डिजिट का क्या मैटर है? जो डिजिट है वो आपको नोट के बराबर डिजिट है, रुपए के बराबर नहीं है। जब आपके खाते में कोई डिजिट करे ट्रांसफर, तो आपको क्या मिलता है उसके बदले में? बैंक नोट मिलते हैं। 1 रुपए का नोट नहीं मिलेगा आपको, 100 का मिलेगा, 50 का मिलेगा, 5 का, 10 लेकिन का आजकल तो कैश दे ही नहीं रहे भाई। वो तो डिजिट का बराबर नोट है ना, ताकि लोगों को लगने लगे कि डिजिट ही रुपया है। रुपया तो कुछ और है, रुपया तो मानक है। मानक के साथ ना आज तक छेड़खानी है, ना छेड़खानी कर सकते। जिसने की है उसको जेल होनी चाहिए, ये सिद्धांत है। भारत सिद्धांत पर चलने वाला देश है। फास्टैग वालों ने तो मानक तोड़ दिया। फास्टैग वाले पेनल्टी लेते हैं, डबल नहीं लेते। वो पेनल्टी किस तरह? जैसे 40 रुपए का 40 रुपए का टोल टैक्स है, तो जब आप 40 रुपए वहां देते हो, अगर कैश देना पड़ता है तो 40 रुपए वो फाइन लेते हैं कि आपका जो 40 रुपया संभाल के बैंक तक जाने का खर्चा आयो। अच्छा, अगर आपने रिचार्ज नहीं करवा रखा, इसका फाइन लगेगा आप पे। वो फाइन ले रहे हैं, फाइन के तौर पे पेनल्टी है, वो पेनल्टी है। वो डबल नहीं ले रहे, पेनल्टी ले रहे। अच्छा, कोई सा एग्जांपल दे दो जिसको जमानू मतलब बिल्कुल एक आदमी का समझ में आ जाए कि भाई कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट यो है कि रुपये का मतलब ये चांदी, ये कागज और ये डिजिट नहीं है। रुपये का मतलब सोना है। अच्छा, और सोना आपने तो रिजर्व बैंक क्या करता है, यह बात तो सुनी होगी बड़े बुढ़िया पे, अक भाई जितना रुपया होगा ना बैंक द्वारा उतने रुपये छाप सके। हाँ, कितना रुपया, कितना सोना, जितना सोना हुआ है उतना, जितना सोना हो उतने नोट छाप सके। और बैंक में अपना सोना दरिया है। यह बात सुनिए ना, कितना दरिया है, कितने नोट के बदले कितना दे रहा है, या को नहीं बताई किसी ने भी। वो बताने लग रहा हूँ, 1 रुपये के बराबर 770 मिलीग्राम सोना दे रहा। अच्छा, अगर 2000 रुपया के नोट लेके जाओगे, इतना सोना दे रहा है अपना बैंक में, 1 रुपये के बांडे 770 मिलीग्राम सोना आ जाएगा। यानी अगर 2000 का नोट आपके पास है ना, 2000 का एक नोट या 500 के 4 नोट है, ठीक है, और बैंक में जाकर बैंक वाले तो न्यू कह दोगे कि मने मेरा स्टैंडर्ड चाहिए, मने मेरा रुपया चाहिए, मने नोट नहीं चाहिए, मने सिक्का नहीं चाहिए, मने रुपया चाहिए, अपना रुपया। रुपया मतलब सोना। और कितना सोना बनता है? लगभग 1.5 किलो सोना बनता है 2000 रुपया में, 2000 के नोट में। 2000 के नोट के बदले 1.5 किलो सोना हो गया। हाँ, और इसको आप प्रैक्टिकल करके देखो ना। चलो 2000 नहीं, 10 रुपए का नोट बैंक में लगा के देख लो। और बैंक वाला तन्यू कह दे, जो करीब मैं तेरे को एक पर्ची दे दूं, मैं धारक को 10 किलो चीनी देने का वादा करता हूँ, और वो दुकानदार मेरा जानकार है, तनवा पर्ची दे दूं, उस पर्ची ने खा लेगा तू? मिट्टी लगेगी तनवा? उसमें चीनी मिल जाएगी ना? उस पर्ची के बदले चीनी मिल जाएगी? पर्ची के बदले चीनी, वो पर्ची तो चीनी को नहीं ना, वो पर्ची उसके बदले चीनी मिलेगी। उसके बदले लिख रहेगा भाई मैं धारक को 10 किलो चीनी, जिस पे पर्ची है उन्हें 10 किलो चीनी दे दे। मैं धारक को 10 किलो अनाज देने का वादा करता हूँ, मैं धारक को 100 रुपए देने का वादा करता हूँ। लिख रखा, नोट के ऊपर लिख रखा, गवर्नर के साइन है। साइन मेरे होंगे तो उस दुकानदार तक पीछे देने की जिम्मेदारी मेरी। गवर्नर के साइन है तो देने की जिम्मेदारी गवर्नर की। तो गवर्नर पे अपन न्यू मांग लिया कि जो उस पर लिख रखे मैं धारक को 10 रुपए अदा करने होते हैं, 10 रुपए दे दे। हाँ, न्यू देख लो कौन सा रुपया दे होगा।
जब नकली रुपये दिया तो फंसेगा, और जब सोना दिया तो सब तक दे नहीं सकता, ओड़ा फंसेगा। जब देश के लोग, गांव के लोग सिर्फ इस बात पर अड़ जाए बैंक में जाके कि मन रुपया चाहिए, तो बैंक वाले अगले दिन आवे को नहीं, गारंटी है। अच्छा हाँ, बेरा है कि उन पर रुपया है को नहीं, सब फर्जी छाप रखा। तो ये अगर वीडियो किसी ने सुन लिया और ये पूरा खेल समझ लिया, तो जाओ बैंक में वीडियो बनाओ मैनेजर की कि यह एप्लीकेशन है, उसमें एप्लीकेशन में इतना लिखना है बैंक मैनेजर। इस वीडियो का टाइटल आप ये विदेश का, अगर यह वीडियो देख लिया तो फिर आपका कर्ज चुकता हो जाएगा। हो जाओगा ऑब्वियसली। बैंक ने आपको 6,30,000 रुपए का अगर लोन दे रखा है ना, तो इस रुपए के हिसाब से जो हम कमावा है ना, मेरी कमाई के 100 रुपए के बराबर है वो। 6,30,000 रुपए 100 रुपए के बराबर, क्योंकि उसने जो लोन दे रखा, रुपया कौन दे रखा, रुपये के नोट दे रखे, और उन नोटा में उतना ही सामान आवा जितना मेरा भारत के रुपए का 100 रुपया की कीमत है। जो मेरी कमाई 100 रुपया, मैं जो कमाऊं असली रुपया कमाऊं, आपको जो दे रखा है वो नकली नोट दे रखा है, और वो नकली है या बात आरबीआई ने लिख के दे रखी मारता है। मतलब नोट में इतना फर्जीवाड़ा कर रखा है, अगर 6,30,000 नोट है, हाँ, तो 100 रुपए के बराबर है, यानी रुपया और नोट दोनों अलग अलग चीजें हैं। उस नोट के बदले रुपया मिलेगा। ठीक ठीक ठीक। वो नोट रुपया नहीं है, वो नोट है, प्रोमिसरी नोट है, वादा नोट है, प्रॉमिस है, एफिडेविट है। अच्छा, उसके ऊपर लिख रखा है मैं धारक को 10 रुपए देने का वचन अदा करता हूँ। हाँ। ठीक है, अगर यो आप बैंक में जाकर मांगे ला कि मन्नत 10 रुपये दे दे, नोट ना चाहिए, बस 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 यही मांगना, बस और कुछ नहीं मांगना, ओडी फंस देंगे बैंक वाले। अच्छा। रिंग देंगे, मैंने कहूंगा मर पे क्या था मांग, आरबीआई पे मांग, उसे टाइम उसका गला पकड़ ले। अच्छा, आरबीआई पे मांग, ये मैंने टाटा की गाड़ी ले रखी है और मेरी वो एक्सीडेंट हो जाए, मैं रतन टाटा के कुंबे न पकड़ूंगा? ठीक बात है। मैं तो अपनी नजदीक की वर्कशॉप में जाऊंगा। हाँ, जिस शोरूम ने दिया, तो मेरा इसका आरबीआई का शोरूम तो या फाइनेंस कंपनी है, यू बैंक है, जिन्हें फाइनेंस कर रखा है वो फंसेगा, उन्हें देना पड़ेगा। नहीं दे सकता आरबीआई पे तो लेके दे, आरबीआई में जमा, क्योंकि उसका नाम है रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व। मेरा सोना रिजर्व रखा हुआ, गहना दे रहा है। हाँ, वहां गोल्ड रखा है, उसके बराबर के नोट छाप के दे रखे हैं। वो गोल्ड चाहिए हमने, वो दे दो। चलो जी, बहुत अच्छी रही है चर्चा अपनी, और इसमें जितने भी डाउट थे जो आम लोगों के, वो सारे क्लियर भी हो गए। अगर यह वीडियो कोई देख रहा है, अगर इतनी समझ ली आपने, तो फिर आपका जितना भी कर्जा हो आप खुद चुकता। मैं कहूँ आप एक काम करो, 24 नवंबर नोट आ जाओ, हम भारत जनता सरकार मोर्चा ऐलान करेंगे एक दिन का। उस दिन आपने अपने गांव के, अपने शहर के, अपने बैंक में के बाहर जाके लाइन लाके खड़े हो जाना है। जो अगर अपने पीछे जमा कराने खातर खड़े हो, पीछे लेन खातर खड़े हो जो, भाई 10 का नोट दे वहां, 10 रुपये बस, 100 का नोट दे वहां 100 दे दिया। जिसकी गुंजाइश हो 2,000 देने की 2,000 देगा अपने नोट। उस पर एप्लीकेशन पर उसमें लिखना है बकायदा, आरबीआई के गवर्नर के नाम, शाखा प्रबंधक के थ्रू हम ये चिट्ठी भेज रहे हैं, हमें इसके बदले में नोट नहीं चाहिए, हमें इसके बदले भारतीय रुपया चाहिए। रुपया क्या है, मानक स्टैंडर्ड चाहिए, वो दे दो। चाहे तू ना देंदा ना तो लिख के दे दे, के देवेगा, कुछ नहीं करते हम। मैंने कहा अगर ना भाई वैक्सीन नहीं लगवानी लिख के दे दे, फलाना नहीं करवाना लिख के दे दे, कहे ना तू नोट नहीं दे सकता लिख के दे दे। ठीक है, बात है, बस इतना तो लेना है। बस अपनी बात, अपना रुपया दे रहा हूं, मांगने में केयर है, बिल्कुल, और जो सच्चा है तो लिख के दे दो, बस हो, इतनी तो बात है। तो एक आले आदमी तो मारेंगे लठ और भेज देंगे जेल में। इसीलिए यार ताकत इकट्ठी करने लग रहे हैं कि हर बैंक के बाहर ये बैंक ये उड़ा दे, उससे पहले हमने अपना सोना ले लेना है। अच्छा, बैंक उड़ाने की तैयारी चल रही है। अमेरिका में टेस्टिंग होली, तड़की इंटरनेट गया, सबके इंटरनेट गायब थे, जब इंटरनेट आया सबके खाते खाली मिले। चेक कर लो, बैंक ऑफ अमेरिका का ब्लैकआउट अभी पहले महीना पहले की बात है। तो ये बैंक उड़ेंगे, आपका सारा पैसा उड़ेगा, उससे पहले सारा कर्जा हम चुकता कर देंगे, रिटर्न डॉक्यूमेंट देवांगे बैंक में। आप 24 नवंबर ना उड़ाओ, और फिर एक दिन देवांगे, कोई सा एक दिन, जिस दिन लगन लगे ना भाई देश की जनता सरकार मोर्चा के लोग भरोसा करने लगी, भरोसा करियो चाहे 10 साल में, जब पूरा भरोसा कर लोगे, यहाँ लड़ने वाले लोग हैं, उससे दिन ऐलान करांगे, उससे पहले ऐलान नहीं करते हैं। तो फिलहाल आपने यह वीडियो देख ली है, और वीडियो में जितने आपके सवाल थे वो लगभग सारे क्लियर हो गए होंगे, आपने जवाब मिल गया होगा। अगर फिर भी कुछ सवाल रह रहे हैं आपके, तो 24 नवंबर में अगर आप तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली में पहुंच रहे हो, तो फिर आपने सारा खेल समझ में आ जाएगा। और फिर जो दिन का ऐलान जनता सरकार मोर्चा करेगा, उस दिन भी आप एक त्रित होकर अपनी लड़ाई लड़ सकते हो। सबका कर्जा जनता सरकार मोर्चा उतारेगा, विधिवत रूप से, कानूनन तरीके से, लॉफुल तरीके से उतारेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।